नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया गया। अमित शाह को फिर से गृह और सहकारिता मंत्रालय दिया गया। राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। वहीं नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कमान सौंपी। भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री बनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया। निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। वहीं एस जयशंकर को दोबारा विदेश मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दिया गया। वहीं हरियाणा से भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास का भार सौंपा गया। धर्मेंद्र प्रधान को फिर से शिक्षा मंत्री बनाया गया है। वहीं कर्नाटक जेडीयू के वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। बिहार से हम पार्टी के वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय दिया गया। वहीं ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री बनाया गया। सर्बानंद सोनोवाल को जहाजरानी मंत्री बनाया गया। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का भार दोबारा सौंपा गया। आंध्र प्रदेश से टीडीपी नेता राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। वहीं प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिया गया। नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पीएमएवाई के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता देने का फैसला किया गया। भारत सरकार वर्ष 2015-16 से क्रियान्वित कर रही है पीएमएवाई के तहत पिछले 10 वर्षों में आवास योजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर पूरे किए गए। कैबिनेट की बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर कार्यभार संभालने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिल खोलकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमओ के स्टाफ को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने पीएमओ को जनता का पीएमओ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री ने देश के विकास के सफर को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही। अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगाता है। इस विजय के बड़े हकदार आप लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम वो लोग नहीं हैं जिनका ऑफिस इतने बजे शुरू होता है और इतने बजे खत्म होता है। हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है और हमारे प्रयासों का कोई मापदंड नहीं है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को पहला तोहफा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की। 17वीं किस्त के तहत सरकार की ओर से कुल 20,000 करोड़ रुपयों का ट्रांजैक्शन होगा। सरकार के इस फैसले से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभ होगा। किसानों के खाते में जल्द ही 2,000 रुपयों की किस्त आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए और सोशल मीडिया एक्स पर बताया, देश भर के अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री के इस फैसले पर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, हमारी सरकार संकल्प पत्र के आधार पर चलेगी, हम स्थिर सरकार देंगे। नई सरकार बनते ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर इस अपडेट से किसानों में जबरदस्त खुशी।
हर साल सरकार की ओर से किसानों को 6,000 रुपयों की सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला जीत के बाद किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। पुष्पकमल दहल एनडीए मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगन्नाथ ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों की मजबूती को लेकर प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू से मुलाकात की। एस जयशंकर ने भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भविष्य में साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। प्रेम सिंह तमांग ने गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने भव्य समारोह में तमांग और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रेम सिंह तमांग के अलावा सोनम लामा, अरुण उप्रेती, समदूब लेपचा, भीम हैंग लिंबू, भोजराज राय, जेटी धुंगेल, पूर्ण कुमार गुरुंग और पेंशो नामग्याल लेपचा ने सिक्किम सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। केंद्रीय कैबिनेट में बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय मिलने के बाद सर्बानंद सोनोवाल ने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका मंत्रालय देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेगा। ओडिशा में भाजपा की पहली सरकार का शपथ समारोह अब 12 जून को होगा। शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता का हिस्सा होंगे। भाजपा के नेता सुरेश पुजारी ने जानकारी दी। भाजपा नेता सुरेश पुजारी ने बताया कि मंगलवार को भुवनेश्वर में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे और आम सहमति के आधार पर ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जिरीबाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उत्तरी गोवा से सांसद श्रीपद यसो नाइक के कैबिनेट में शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि फिर से डबल इंजन की सरकार आ गई है, देश आर्थिक गति से आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मोदी कार्यकाल में नए दायित्व के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से 6 मंत्री शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समूचे भारत का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में सुनिश्चित किया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले की जांच करने के लिए राज्य जांच एजेंसी एसआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू के अस्पताल में रियासी आतंकी हमले के घायलों से मुलाकात की। रविवार को आतंकवादियों द्वारा एक बस पर किए गए हमले में 9 लोगों की जान चली गई और 37 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इस घटना में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 50,000 रुपयों का सहायता दिया जाएगा। और एक्सप्रेस 100 में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए
Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी CM और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने रियासी आतंकी हमले पर दिल्ली में चिंता जताई। कविंदर गुप्ता ने कहा कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने पहुंचे। उन्हें केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई दी। उधमपुर के पिंगरवन क्षेत्र में जंगल में भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर से दिखाई दी। वन संपदा को भी काफी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुकरैल नदी के पास बसाई गई अवैध कॉलोनियों को हटाए जाने की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई। प्रशासन ने आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए अकबर नगर में कई बहुमंजिला इमारतों को जमींदोज कर दिया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान इलाके में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। दरअसल सपा सरकार के दौरान भूमाफियाओं ने कानून को ताक पर रखकर नदी किनारे कई व्यावसायिक इमारतों को रातों रात खड़ा कर दिया था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद से ही भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी कुकरैल नदी को बचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई को सही करार दिया। पिछले कई दिनों से झुलसा देने वाली धूप और गर्मी के बाद झमाझम बारिश होने से उदयपुर का मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश होने के बाद मौसम में आई ठंडक की वजह से बाजार और सड़कों पर भी लोगों की चहलकदमी देखने को मिली। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे घायल सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल ये सभी सुरक्षा कर्मी उग्रवादियों के हमले में बुरी तरह से घायल हो गए। देश में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा। वहीं 13 जुलाई के दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। उसके अलावा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार की 1-1 सीट पर भी उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक इन सीटों पर नोटिफिकेशन 14 जून को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 26 जून तय है। कर्नाटक में महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार मामले में प्रज्वल रेवन्ना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वो बेंगलुरु सेंट्रल जेल में 24 जून तक रहेंगे। इस मामले में 6 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को 10 जून तक के लिए SIT की हिरासत में भेजा था। ग्रेस मार्क्स देने के NTA के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 2 याचिका दायर हो चुकी है। याचिका में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में जल्द ही सुनवाई करने का आग्रह किया गया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी याचिका दायर की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने भी NTA से जवाब मांगा था। NTA इस मामले में साफ कर चुका है कि ये मामला सिर्फ 6 सेंटर और करीब 1600 छात्रों से ही जुड़ा हुआ है और समिति इस मामले की जांच कर रही है। उसकी सिफारिशों के आधार पर ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने विभव के खिलाफ दर्ज FIR में IPC की धारा 201 भी जोड़ी है। सबूतों के साथ छेड़खानी के आरोप में धारा 201 जोड़ी है। विभव ने अपने iPhone 15 Pro Max को फॉर्मेट कर दिया था। यहां तक कि पुलिस को अपने फोन का पासवर्ड अभी तक विभव ने नहीं बताया। पुलिस को आशंका है कि विभव के इसी फोन से स्वाति मालीवाल का एडिटेड वीडियो फॉरवर्ड किया गया। दिल्ली में पार्टी दफ्तर खाली करने के मामले में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी दफ्तर खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो पार्टी दफ्तर खाली करने के लिए आम आदमी पार्टी को आखिरी मौका दे रही है, क्योंकि इस जमीन को नहीं सौंपे जाने से कोर्ट का विस्तार का काम रुका हुआ है।
विश्व बाजार के मिले जुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर आईटी और टेक समेत 6 समूहों में हुई बिकवाली से शेयर बाजार की पिछली लगातार 3 तेजी थम गई। शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 208 अंक की गिरावट के साथ 76,490 पर बंद। निफ्टी भी लाल निशान के साथ बंद। निफ्टी करीब 30 अंक फिसलकर 23,259 अंक पर बंद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम आज स्थिर रहे, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर पर पड़ा रहा। 12 महीने बाद ग्लोबल लेवल पर गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल लेवल पर लगातार 12 महीने की गिरावट के बाद मई में गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लो देखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पश्चिमी एशिया के दौरे पर, लेकिन दोनों पक्षों इजरायल और हमास अपने कड़े रुख पर कायम। इजरायल ने गाजा के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हमलों को जारी रखा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जीत हासिल करने तक हमास के खिलाफ जंग जारी रखने की प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। पिछले सप्ताह से इजरायल मध्य गाजा पट्टी के छोटे शहर दीर अल बलाह के आसपास हमले कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इजरायली की सेना वहां से पीछे जरूर हट गई है, लेकिन हवाई हमले और गोलीबारी जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पेश किए गए संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एंटनी ब्लिंकन ने काहिरा में राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं से अमेरिकी संघर्ष विराम प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए हमास पर दबाव डालने का आग्रह किया। ब्लिंकन ने कहा कि मिस्र के अधिकारी हमास के साथ संपर्क में। उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई और लड़ाई को समाप्त करने की दिशा में बातचीत से जुड़े 3 चरण के समझौते के प्रस्ताव पर सिर्फ हमास ही है जो सहमत नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि इजरायल इस पर तैयार है। शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ब्लिंकन ने कहा है कि वो अपनी यात्रा के दौरान संघर्ष के बाद गाजा में शासन और पुनर्निर्माण की योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। ब्लिंकन जॉर्डन और कतर में क्षेत्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस बीच हिजबुल्लाह गोलान हाइट्स में इजरायल की एक सैन्य चौकी को निशाना बनाने का दावा कर रहा है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले में चौकी के एक हिस्से में आग लगने और कई सैनिकों के घायल होने का दावा किया। विश्व की एकमात्र प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सभा यूरोपीय संसद के चुनाव खत्म हो गए हैं। चुनावों के बाद आ रहे संभावित नतीजों में दक्षिणपंथी पार्टियां जीत के जादुई आंकड़े को छूती हुई दिखाई दे रही। इन रुझानों ने यूरोपीय संघ में पहले से काबिज पारंपरिक शक्तियों को झकझोर दिया। ईयू की संसद में कुल 27 सदस्य देशों से 720 प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए 6 से 9 जून तक वोटिंग हुई थी। रुझानों में यूरोपीय पीपुल्स पार्टी सबसे अधिक 181 सीटें जीत सकती है। संभवतः फ्रांस में मरीन ले पेन के नेतृत्व में सुदूर दक्षिणपंथी पार्टी इन चुनावों में जीत हासिल करेगी। रुझानों को ध्यान में रखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश की संसद को भंग कर 30 जून को चुनाव की घोषणा कर दी। मैक्रों ने यह कदम तब उठाया जब फ्रांस में आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक में 2 महीने से भी कम समय बचा है। आईओसी के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि फ्रांस में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल का असर ओलंपिक पर नहीं पड़ेगा। चुनावों की घोषणा के बाद फ्रांस में चुनावी सरगर्मियां तेज। दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली की मरीन ले पेन ने पार्टी ने कहा कि उनकी पार्टी चुनावों के लिए तैयार। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की कट्टर रूढ़िवादी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी यूरोपीय चुनावों में सबसे अधिक 28% वोट हासिल कर सकती है। इस जीत से उनके नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा और वो ईयू में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। T20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया। जीत के लिए मिले 120 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत की तरफ से बुमराह ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत की जीत के बाद भारतीय टीम के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रशंसकों ने जीत का जश्न आधी रात को मनाया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ताजा जारी एटीपी रैंकिंग्स में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 77वें स्थान पर पहुंचे। सुमित नागल ने स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर को हराकर एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता जीती थी। इस जीत के बाद सुमित की रैंकिंग में उछाल देखने को मिला। भारत के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर इवेंट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल 2024 एथलेटिक्स मीट के पुरुषों की 5000 मीटर इवेंट में गुलवीर सिंह ने दूसरा स्थान हासिल करते हुए यह रिकॉर्ड बनाया। पिछले साल एशियन गेम्स की 10,000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने रेस को पूरा करने में 13 मिनट 18.92 सेकंड का समय लिया। भारत की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एथलीट पूजा तोमर ने इतिहास रचा। पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी में कोई फाइट जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती महासंघ के साथ मिलकर पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहलवानों को सहायता प्रदान करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती महासंघ ने महिला पहलवान विनेश फोगाट के अतिरिक्त सहायता के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया। IOA और WFAI पेरिस ओलंपिक से पहले पहलवानों की सहायता के लिए एक टीम बनाने की भी योजना बना रहे हैं, जिसमें कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, पोषण विशेषज्ञ, मेंटल कंडीशनिंग कोच और अन्य आवश्यक कर्मचारी शामिल होंगे। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता। रोमांचक फाइनल में अल्कराज ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराने में सफलता पाई। कार्लोस अल्कराज के करियर का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले वो विंबलडन और यूएस ओपन का खिताब जीत चुके हैं। कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कैटरीना सिनियाकोवा के साथ मिलकर अपना पहला महिला युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। 20 साल के अमेरिका की गॉफ और चेक गणराज्य की सिनियाकोवा की जोड़ी ने फाइनल में जैस्मीन पाओलिनी और सारा ईरानी की इटली की जोड़ी को सीधे सेट में 7-6, 6-3 से हराया। सोमवार को पूरे हांगकांग में वार्षिक ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाया गया। इस इवेंट में रंग बिरंगी नावों पर सवार प्रतिभागियों के बीच रेस प्रतियोगिता आयोजित हुई। करण जौहर ने अपनी आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म किल का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे खूनी यात्रा का स्वाद चखने के लिए तैयार रहे। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, जिसमें कार्तिक मुरलीकांत पेडकर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर एंड मिसेस माही ने उड़ाया गर्दा। जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव के क्रिकेट और रोमांस के इर्द गिर्द घूमने वाली ये फिल्म 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सलमान खान अपनी आगामी फिल्म सिकंदर की शूटिंग 18 जून से शुरू करने वाले हैं। साजिद नाडियावाला और AR मुरुगदौस निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ रश्मिका मंदाना भी होंगी। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।